पहला क्लास है इस बैच का, ये लास्ट क्लास पीछे से पढ़ रहा है। तुम लोग को क्या लगता है कि हम बुढ़ाए जरूर है, अखियां अभी हो ठीक है? देखिए वो वाशर और अरेंजमेंट वगैरह बता दे। आवाज आ रहा है? हल्ला नहीं करोगे तब आवाज आएगा। आप लोग खुद हल्ला करेंगे तो थोड़ी सुनाई देगा। बतियाते रहता है सब पिछवा। अब कौन सी बैग में भर भर के ले आता है सब उतना? बाप रे, उतना तो लड़की सब का झोरा नहीं रहता, उतना बड़ा बड़ा भर के लाता है सब बैग। लड़की सब का तो समझ में आता है, हथियार रखी रहती है उसमें, अपना औजार वगैरह सब उसी में रखी रहती है सर। जहां जगह मिल गया साइड में मार दिया सर। चलो बाबू, आप लोग, आपको क्या हो गया जी? तो तुम गधा रूम पार्टनर को बंद करके आ गया। वो बेचारा उठा लोगा दे के कर आएगा। देखो आप लोग जितने लाइव वाले सब लोग हैं, आप लोग रिवीजन कर रहे हैं? क्यूज में रिस्पांस कैसा है आप लोग का? 2-4 तो लड़कों का शिकायत भी करते हैं सर। अब क्यूज के टाइम पे आप बताया कीजिए, और क्यूज जब सर कह रहे ना तो उनके पूरे प्रॉपर क्वेश्चन को सुनिए। जब क्वेश्चन प्रॉपर सुनेंगे ना तो आपके दिमाग में वो रिकॉल होते रहेगा। बताने अब आगे आगे नहीं बोलना चाहिए। कुछ कुछ लड़कों आगे बोलने, लड़कियां बोलने लगती है सब, यही सब ना, फिर पीछे भेज देते हैं। सर स्टिक नहीं ना है हमारी तरह, सर बहुत सीधा है वो। हमने तो हम तुरंत भेज देते, अभी इसको भेजे तो थे 2-4 को नहीं थी, ठीक है, नहीं तो वो लोग कर लिए थे पीछे। चलिए आप लोग का आज पॉलिटी तो खत्म ही हो गया है, आज ये भी खत्म हो जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशन का कोई अंत नहीं होता है, ससुरा डेली बनते बिगड़ते। अभी फिनलैंड को मारेगा जो पुतिन है ना, फिनलैंड को मारेगा। अब मारने वाला नहीं है वो, ऐसे ही धमका रहा है उसको। तो इसके बाद आप लोग के लिए बाबू जितना ये क्लास खत्म हो जाएगा तो इसके सुबह 7 बजे क्या स्टार्ट हो जाएगा? हिस्ट्री। आप अपने भैया भाभी लोग को बता ही दिए होंगे। मंगलवार से क्या चालू हो जाएगा? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री तो चलेगा अपने जगह पे जैसे चल रहा है। अब रेगुलर क्यूज के लिए, जैसे मिसलेनियस क्यूज के लिए आप लोग के लिए एक बैच आ जाएगा। जल्दी बैठिए। जो बहुत है रेगुलर क्यूज के लिए क्या रहेगा, सुनो ध्यान से। आप लोग के लिए एक प्रॉपर शाम को बैच आएगा, उसमें सारे बैच के लड़के जिनको क्यूज करना रहेगा, रिवीजन करना रहेगा, वो उसमें आएंगे शाम को। अब उसका टाइमिंग बता दिया जाएगा आपको। अब उसका 3, 4, 5 के आसपास में रहेगा, इसी समय के आसपास। खाना पीना खा के आराम से। और लड़का सब दिनों में सोता है सब। अजय बाप रे बाप, कैसन आदमी है सब। एक के बार में सोया करो लोग, दिनों में आके सोएगा सब। बताइए कोई बात है ना? ऑनलाइन भी रहेगा भाई, ऑनलाइन वाला अलग थोड़ी है, दोनों तो साथ होता है। ऑनलाइन वाला क्यूज नहीं करते हो लोग, तुम लोग बोला करो जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो, भले भैंस के ऊपर बैठ के पढ़ रहे हो लेकिन बोलो, भैंसियों सुने। बोल बोल के पढ़ना चाहिए। यहाँ पे जितना आता था सब अपने गांव का एकदम खाटी बकलोल था सब, कैसे कैसे उस सबको पीट पाट के आदमी सही किया यहाँ पे। तो आप लोग बोल बोल के पढ़ा कीजिए। क्यूज बैच रहेगा, उसमें हर चीज का क्या रहेगा? क्यूज। आप बता रहे हैं आपको जितने लड़कों को इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, जितना लड़का आता है, हिस्ट्री जब तक चलता है तब तक उसको बहुत अच्छा है। जैसे वो हिस्ट्री खत्म हुआ उसका धीरे धीरे वो भी खत्म होते रहता है। इस वजह से आप लोग को भूलने की दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए आपका प्रॉपर बैच रहेगा, उसमें पूरा का पूरा रेगुलर टाइम रहना चाहिए। इरेगुलर कब होता है? जब लड़कों से फी नहीं लिया जाता है तब। वो जब मन तब आएगा, जब मन तब चल जाएगा।
उसके लिए फी लेना होगा, बहुत मिनिमम रहेगा 100-150, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। और उसमें अभी फिलहाल के क्योंकि इरेगुलरिटी क्लास को खराब कर देता है, जैसे देख रहे हैं ना इसको ही चमनप्रास पहला क्लास आया बेचारा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, बीटो बता दिए थे कितने देशों के पास है? हाँ, नाटो बता दिए थे। एमटीसीआर, एमटीसीआर में भारत है कि नहीं है? एमटीसीआर के सदस्य अगर नहीं है तो कितने से ज्यादा मिसाइल नहीं खरीद सकते, और सदस्य है तो एमटीसीआर में कितने? भारत एनर्जी का है। अरे एनर्जी का कहा हम लोग? एनर्जी का सदस्य नहीं। एनर्जी के सदस्य किस चीज का व्यापार करते हैं? किसका? यूरेनियम। नाटो में कितने देश? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसमें 28 देश थे, अभी कितने हो गए? 29। पहले 29 थे, अभी कितने हो गए? 30। 28 से 29, 29 से कितने हो गए? 30। कितने देश अभी? अभी सबसे नवीनतम सदस्य उत्तरी, पहले मैसिडोनिया नाम था, अभी क्या हो गया? उत्तरी मैसिडोनिया। इसे जो नाम चेंज करते रहता है, सो जब तब मैसिडोनिया था, सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? मैसिडोनिया। नाटो के 30 देशों का नियम है कि अगर इनमें से किसी एक को मारे तो बाकी सब मिलके मारेगा। ये इन सबों का प्लान है कि पूरी दुनिया पे ये राज करेगा सब, वरना क्या जरूरत है आपको अपनी सेना की गुटबाजी करने की? समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हमें परमाणु बम की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर ज्यादा तांडव करेंगे लोग तब मार देंगे लोग, अगर भारत नहीं तो कोई नहीं। इस पृथ्वी पर भारत का रहना जरूरी है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उसी के लिए क्या है? परमाणु बम। इस पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। जिस दिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गिर गई, वहां पे सिविल वार जैसा कंडीशन आ जाएगा। जैसे अफगानिस्तान में क्या हो गया है? सिविल वार। और जैसे सिविल वार का मतलब बाहरी नहीं, हम अंदर के लोग लड़ लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सिविल वार। तो जैसे पाकिस्तान में सिविल वार होगा, तो किसी परमाणु संपन्न देश में अगर सिविल वार होता है तो ये बहुत खराब स्थिति होती है, तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो नाटो वाला मिलजुल के मार के खत्म करेगा सब उसको। इसके बाद कौन सा था? यूरोपीय यूनियन। देखिए ईयू जो है ना, यूरोपीय यूनियन, यूरोप काफी संपन्न देश है, वहां के लोग पढ़े लिखे बहुत ज्यादा है और कई चीजें और भी उन लोग के साथ दे देता है। एक सबका सब अंग्रेज टाइप का है सब, तो क्लाइमेट सबका क्या है? सेम, सब सीबीएसई बोर्ड का है, सब ए टू जेड, सब गोर गोर छीलल मुर्गा टाइप का है सब। तो यूरोप वालों के साथ कई चीजें क्या हो जाती है? कॉमन हो जाती है। इसलिए यूरोप वालों को मिलना थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसलिए यूरोप वाले अपना एक क्या बना है? यूनियन बना है, यूरोपीय यूनियन। क्या बना है? यूरोपीय यूनियन। ये यूरोपीय यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1993। 1993 में यूरोपीय यूनियन की क्या हो गई? स्थापना हो गई। यूरोपीय यूनियन में वर्तमान में कितने देश हैं? पहले 29 थे, अभी कितने हो गए? 28। पहले 29 थे, अभी कितने हो गए? 28। अभी देश कितने हो गए? 28। यूरोपीय यूनियन में कितने देश हो गए? 28। ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से क्या हो गया? अलग हो गया। यूरोपीय यूनियन से काफी फायदा ये होता है कि जिस तरह से भारत के आप किसी राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार कर सकते हैं ना, उसी तरह ये देश को समझिए। अभी भारत में 28 राज्य है ना, भारत में कितने राज्य है? 28। उसी तरह यूरोपीय यूनियन में कितने देश है? 28। जिस तरह हमें एक देश से दूसरे, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, आप कहीं भी राज्य से आके पढ़ रहे होंगे, उसी तरह ये इतने पढ़े लिखे हैं कि अपने देश को एक राज्य की तरह ट्रीट करते हैं। आप किसी भी जगह कारखाना लगा के कहीं पे भी बेच सकते हैं। इतना पढ़े लिखे हैं, इतना ज्यादा डेवलप है ये 28 देश। पहले इसमें कितने आते थे? 29। अभी यूरोपीय यूनियन में 28। क्या कभी ऐसा एशिया में पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं होगा। कई रीजन है, एक क्लाइमेट चेंज, माहौल चेंज, लैंग्वेज चेंज, रिलीजन चेंज, अलग अलग धर्म भी बहुत मायने रखता है किसी चीज को कनेक्ट करने में। समझ में आएगी नहीं क्या? और इसमें ज्यादातर का सब क्या है? अंग्रेज है, सब पढ़े लिखे हैं, जनसंख्या सबका कम है, सब क्रिश्चियंस कंट्री है, सबके सब डेवलप है, सबके सब जितने देखिएगा तो वो हथियारों के सौदागर है, आपस में लड़ाई लड़ते नहीं है, नाटो के सदस्य है, तो इनको आपस में जोड़ने का काफी हेल्प हो जाता है। तो इससे भारत भी बहुत फायदा उठाता था। पहले ब्रिटेन किसका हिस्सा था? यूरोपीय
यूरोपीय यूनियन। तो भारत की कंपनी सारा कारखाना कहाँ लगाती थी? ब्रिटेन। अब पहले यूरोपीय यूनियन में था तो कहीं कारखाना लगाइए, कहीं बेचिए, कोई दिक्कत ही नहीं था। सजुराई ब्रिटेन में क्या हो गया? अलग हो गया। अब हो गया दिक्कत। अब भारत को फिर से यूरोपीय यूनियन, अगर टैक्स बचाना है, सामानों को सस्ता करना है, तो फिर से यूरोपीय यूनियन के बचे हुए 28 देशों में से किसी ऐसे देश में कारखाने डालने होंगे जो फिर आगे जाके न टूटे। ना तो ऐसा न कि फिर में डाले तो फिर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कितना सिंपल है। अब आप बताइए, अगर आप भारत के किसी 28 राज्य में कारखाने डाल देते हैं तो आप कहीं पे भी बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई कारखाना आप नेपाल में डाल दिए, दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मार पूरा तामझाम हो जाएगा। तो भारत भी पहले यही सोचा था। भारत की कंपनियों ने भी सारा कारखाना कहाँ डाला था? ब्रिटेन में। कहाँ डाला था? ब्रिटेन में डाला था। लेकिन ब्रिटेन से पूरा ब्रेक्जिट हो गया। ब्रिटेन क्या हो गया? एग्जिट। उसी को कहते हैं ब्रेक्जिट। अब भाई भारत को दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ? ब्रिटेन को अलग होने से भारत को काफी ज्यादा दिक्कत हुआ, क्योंकि अब ब्रिटेन का सामान यूरोपीय यूनियन में जाएगा तो क्या लेना पड़ेगा? टैक्स। तो भारत भी सोच रहा है, कई कंपनियां जो है भारत की, अब वो जर्मनी में क्या हो रही है? शिफ्ट हो रही है। इसलिए देखिएगा भारत की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो रूस के खिलाफ गई है, जिसमें टाटा भी शामिल है, स्टील भी बेचते हैं। रीजन क्या है कि उन लोगों को दिख रहा है इतना बड़ा मार्केट, और वो चाह रही है जर्मनी में अपने कारखाने को डाला जाए, क्योंकि अगर वो जर्मनी में डाल दी तो ऑटोमेटिक किसका हिस्सा हो जाएगी? ईयू का, यूरोपीय यूनियन। फिर उनको हर जगह टैक्स नहीं देना पड़ेगा, किसी एक जगह पे दे दिया। और जर्मनी काफी स्टेबल, लेकिन जर्मनी का 36 से आंकड़ा किसका है? रूस। अतः भारतीय कंपनी जहां रूस से मोहब्बत दिखाएंगी तो इधर क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा यहाँ पर। इसलिए ज्यादातर भारतीय कंपनियां किधर शिफ्ट हो रही है? हाँ, जर्मनी के साइड में। लेकिन अभी भी भारतीय कंपनियों के पास चांसेज है, जो दवाइयां कंपनी है या जो ग्रोसरी की आइटम है, वो अभी भी धड़ल्ले से कहाँ बेच सकते हैं? रूस में बेच सकते हैं। अब इसमें पतंजलि को कहना चाहिए अपना सामान एक स्टोर खोल दीजिए। कहाँ पर? रूस में। क्राइसिस है वहां, सामान दाल चावल सब चीज तो बेचेबे करता है उनका। आराम से इस टाइप का खोल सकते हैं। दवाइयां भारत से ज्यादा सस्ती पूरी दुनिया में कहीं नहीं बिकती है। आप सब लोग को कोई ना कोई दवा का नाम पता ही होगा, देखते हैं कि नहीं? तो भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दवाइयां कहां बनती है? बाहर। खुद सोचिए ना, ब्रिटेन की जो कंपनी है एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड, इन्होंने मिलकर वैक्सीन बनाया। खोज तो कर लिया, लेकिन बनाने की क्षमता नहीं थी। तो भारत को दिया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, और वो आधार पूना वाला की कंपनी, उनको कहा बना भैया, हमरा से तो बनते रही जीतो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो भारत के पास प्रोडक्शन लाइन बहुत ही ज्यादा है। आगे बढ़ जाए। ब्रिटेन अभी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है? यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं। हाँ, रूस नहीं है। रूस नहीं है यूरोपीय यूनियन में, रूस नहीं है। ये लोग रूस को साइड करेंगे, ये लोग रूस को साइड करेंगे, चाइना को साइड करेंगे। रूस और चाइना को जब साइड कर देंगे तो उत्तरी कोरिया को साइड करेंगे, और जब साइड हो जाएंगे सब तो ये धीरे 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 किसी भी जगह के कल्चर को कब्जा लेते हैं। देखिए सबसे जरूरी है, किसी जगह पे कब्जा करना है तो उस पहले उसके कल्चर को कब्जाइए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब ये कल्चर को कैसे कब्जाते हैं? आएंगे पहले पैंट शर्ट पहनाएंगे, फिर हाफ पैंट पहनाएंगे, फिर धीरे धीरे हाफ घुटना से ऊपर पहनाएंगे, फिर धीरे धीरे उघारे घुमवा देंगे सब यहाँ पे। ये कल्चर है, भारत का कल्चर थोड़ी है। और भारत के अजब अजब टाइप का, बॉलीवुड वाला सब भी अजब टाइप का है। हीरो हीरोइन को देखिएगा, उन सबको पता नहीं समझ में आता है। दो चीज होता है, यदि आपको आजादी चाहिए उघारे घूमने का तो सम्मान खो दीजिएगा। लेकिन समस्या क्या होती है, बॉलीवुड की हीरो जो नचनिए जो आज दो चार गो है, सब नहीं, दो चार गो बहुत खराब है सब। तो उस सबको क्या है कि एक आधा उगारे भी घूमेंगी सब और कहेंगे कि हमारा सम्मान नहीं करते। महिलाओं का सम्मान इसलिए होता है कि उनमें मां सीता झलकनी चाहिए, सुपनेखा झलकेगी तो नहीं होगा सम्मान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अजब हाल है यहाँ पे, दोनों में से कोई एक चीज। लेकिन ये यूरोप वाले को ये कल्चर है, कहीं पे उनका एक बहुत अच्छा सा एक पूरा प्लान तरीके से है यहाँ पर कि किसी भी एरिया में जाओ, सबसे पहले उसके कल्चर को तहस नहस करो, आजादी के नाम पे उघारे घुमा दो, पूरा कल्चर ध्वस्त कर दो वहां का। कोई भारत में ऐसा कल्चर थोड़ा था जिसको आप लोग फोनवा पे बतियाते रहते हैं लोग, ये हमारा कल्चर ही नहीं था। लेकिन यूरोप वाला का कल्चर धीरे धीरे अडॉप्ट कर गया। आज कोई चीज चाइना बेचेगा तो विरोध हो जाएगा, लेकिन यूरोप कितना बेच देगा विरोध नहीं होगा। धीरे 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 पूरे कल्चर में क्या कर जाता है, कब्जा करते रहते हैं। इन लोग का कोई भरोसा नहीं होता है, ये वेस्टर्न वालों का कोई भरोसा नहीं। अमेरिका की दुश्मनी खतरनाक होती है, लेकिन दोस्ती बहुत खतरनाक होती है, किसी के नहीं होते हैं। पाकिस्तान तो अपना घर द्वार सब गिरवी रख दिया था, क्या किया पाकिस्तान के लिए? कुछ भी नहीं किया, घुस के मारा ओसामा बिन लादेन को, मारा ना। ये लोग बड़ा उटपटांग होते हैं, इसलिए हमें अपनी संस्कृति नहीं खोनी चाहिए। लेकिन यंग जनरेशन समझ में नहीं आता, धीरे धीरे क्या हो जाता है, भाग जाता है। यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पर? तो अच्छा वो सब खैर कल्चर वल्चर की बात अलग है। आप लोग थोड़ा सा कल्चर को क्या करें, बचा के रखें।
पिताजी को डैड बोलेगा सब। आराम से आपके पिताजी, पापा, अब्बू, अम्मा, मम्मी जो बोलते हैं इंडियन कल्चर में, मोम मोम। हमारे यहाँ देखिए वेस्टर्न कल्चर में कितनी बार किसका माँ बदल जाता है, कितनी बार बाप बदल जाता है, किसी को नहीं पता रहता है। इसलिए वहां पे देखिएगा वो फादर डे मदर डे मनाएगा सब। उस दिन वो ध्यान से रखेगा, मम्मी से पूछेगा, मम्मी जब मैं पैदा हुआ था उस समय तुम किसके पास थी? ऐसा उस सबके पास है। तू फादर डे की नहीं याद करेगा, वो मेरी शादी उस समय 10 साल पहले हुई थी, डिसूजा था कि विलियम था कि क्या था। ऐसे हमारे यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं है फादर डे मदर डे का। रीजन क्या है कि हमारे यहाँ फादर डे मदर डे माँ बाप का सम्मान 365 दिन करना होता है, एक दिन नहीं। क्या सिखाएंगे सब हम लोग को ये छीलल मुर्गा सब? हम लोग की संस्कृति क्या सिखाएगा सब? हम लोग की ये संस्कृति कभी इजाजत नहीं देती थी सब, लेकिन उन लोग का कल्चर है। लेकिन उनका कल्चर काफी इजीली अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि उनमें कोई बाउंडेशन ही नहीं है। कपड़ा पहनिए, उगारे घूमिए, कोई दिक्कत, बाउंडेशन ही नहीं है। जहां बाउंडेशन होती है वहां ना दिक्कत होता है। कोई दिक्कत नहीं है। कोनो बाप कोनो को लेके घूम रहा है अमेरिका में, वो कोनो को लेके घूम रहा है, वो कोनो को लेके घूम रहा है। अजब टाइप का कल्चर है यहाँ पर। तो बताइए एक चीज, यूरोपीय यूनियन में ब्रिटेन के अलग होने से भारत को फायदा हुआ है घाटा? अभी जर्मनी में हम लोग को लगाना चाहिए कि नहीं? जर्मनी काफी यूरोपीय यूनियन को लेके स्टेबल रहता है। जर्मनी और फ्रांस काफी क्या रहते हैं, स्टेबल, लेकिन ये दोनों में जमता नहीं है। जर्मनी और फ्रांस दोनों में जमता नहीं है। तो भारत सरकार ने ज्यादा फोकस किया किधर? जर्मनी की ओर, क्योंकि फ्रांस का ज्यादातर बिजनेस जो है वो हथियार है। तो हम हथियार किससे खरीद लेंगे? फ्रांस से। तो फ्रांस भी चुपचाप रहेगा, यार ग्राहक अपना है, राफेल ओपेल खरीदता है, मत लड़ो। और जर्मनी से हम लोग कंपनी डाल देंगे, क्योंकि जर्मनी से हम लोग हथियार खरीद नहीं सकते। उसकी खुद की सुरक्षा कौन करता है? अमेरिका करता है। जर्मनी की खुद की सुरक्षा कौन करता है? अमेरिका करता है। अब देखिए यहाँ ध्यान से, ये यूरोपीय यूनियन वाले कितने समझदार हैं और कितने डेवलप है। इन्होंने अपनी एक कॉमन नोट चलाए हैं, कॉमन मुद्रा, जिसे कहते हैं यूरो। क्या कहते हैं? यूरो। सोच सकते हैं क्या कभी एशिया में ऐसा पॉसिबल होगा कि ऐसे सबकी मुद्रा क्या हो? सेम, सबका टैक्सेशन सेम, बॉर्डर का कोई डिस्प्यूट नहीं, कहीं से व्यापार कहीं कर लीजिए। सोचिए कितना खुशहाल हो जाएगा एशिया। और इन सबको पता है कि इन्हें टक्कर कोई दे सकता है तो एशिया ही दे सकता है। इसलिए जिस पाकिस्तान को आप हम लोग सरदर्द समझते हैं, ये चोट्टे उसके जन्मदाता हैं। यूरोप, अफगानिस्तान आज भारत का हिस्सा रहता तो कभी तालिबान नहीं पनप पाता। पाकिस्तान अगर भारत का हिस्सा रहता तो कभी वहां इसे आतंकवादी खुला में नहीं घूम सकते थे, कब का कटा गए रहते सब वहां पर। नहीं समझ में आया? म्यांमार आज भारत का हिस्सा रहता, कभी रोहिंग्या जैसी समस्या ही नहीं उत्पन्न हो रखती। तो हम लोग तो म्यांमार से अफगानिस्तान तक शुरू होते थे। बर्बाद तो किया सब ये सब, केवल किस लिए? हथियार बेचने के लिए। इनके प्रति कभी वफादारी ज्यादा रखिएगा ना, बहुत दिक्कत हो जाएगा आपका। ये बहुत खतरनाक होते हैं सब, 100 साल आगे का सोच के बैठते हैं। जिन लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड करा दिया, आपको क्या लगता है भारत के लिए सोचेंगे? मजबूरी है उनकी मजबूरी है, वरना ये कब का फेंक देते सब हम लोग को। मजबूरी है कि तुम घुटने टेको भारत माँ के सामने। वो दिन चला गया हम, और आने वाले 30 से 40 साल में। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनको डर लगता है हमारे यूथ से। यूथ जनरेशन अगर ऑनलाइन कब्जा कर लिया ना, तो ये पूरे बेरोजगार हो जाएंगे सब। भारत में स्किल्ड नाम का चीज नहीं है। एक होती है फ्रीलांसिंग, बाहर की कंपनियां अपने छोटे मोटे काम दूसरे से करा लेती है। जैसे किसी कंपनी को अपना ऑफिस बनाना है, अमेरिका की कंपनी को क्या बनाना है? ऑफिस का एरिया सपोज कर लीजिए 300 फीट चौड़ा है, 100 फीट चौड़ा ये है। अब इसमें ऑफिस में मैनेजर रूम कहाँ रहेगा, HR रूम कहाँ रहेगा, क्या क्या रहेगा। अब ये अगर कंपनी अमेरिका में नक्शा बनाती है तो सोचो कम से कम ओकरा लेगा 5 लाख। अब वो क्या करेगा? ऑनलाइन किसी भारत वाले को दे देगा, तो नक्शा बना दियो, 20,000 में बना देगा। अब बताओ वो कंपनी 5 लाख में नक्शा बनाएगी कि 20,000 में? और नक्शा जो बनाएगा उसको कहीं नहीं जाना है, घर में बैठेगा लैपटॉप लेके, वर्क फ्रॉम होम, खटाखट ऑटो कैड खोला, नक्शा उक्सा डिजाइन बनाया, 5 गो नक्शा दिया, कोई एगो सेलेक्ट हुआ, जो सेलेक्ट हुआ उसमें कुछ सुधार करना है तो ऑनलाइन मैसेज कर देगा, कॉल कर देगा, इसमें ये ऑफिस रूम थोड़ा इधर कर दीजिए, ये कर दिए, हो गया काम खत्म। उधर से वो पैसा भेजेगा भारत सरकार के स्विफ्ट कोड में, स्विफ्ट कोड के थ्रू उसके अकाउंट में आ जाएगा, आई नक्शा उधर भेज दिया, काम खत्म। उधर वाले बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे देश में जो जनसंख्या चिल्लाते हैं ना, ये नेताएं अपनी कमजोरी छुपाने के लिए चिल्लाते हैं, क्योंकि भारत की जनसंख्या ग्रोथ रेट है
2.9 और 2.5 बहुत अच्छा माना जाता है। समझ में क्या? क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा कम हो जाने से ना 30 साल बाद बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे चाइना में यूथ है खत्म हो गए, तो जो जनसंख्या कंट्रोल कीजिएगा तो उसे कंट्रोल कीजिए, कौन मना कर रहा है कंट्रोल करने के? लेकिन जो बढ़ गए हैं उनको काहे भेड़िया बना के रखे हैं? उनको तो कम से कम दीजिए। आपको कहीं कोई फ्रीलांसिंग सिखाने के लिए पूरे बिहार में है? कहीं जाके नेतवन से बोलिए तो ये कौन ची बोलो फ्री में लाइसेंस बटतो कुछ नहीं पता उन सबको। आज हम लोग पूरे अमेरिका के मार्केट के को कब्जा कर सकते हैं, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देते हैं सब। तो हम क्या करेंगे इस पे? कितना समझाएगा आदमी? और यही डर किन सबको है? यूरोप वालों को, कि जिस दिन ये भारत का यूथ समझ गया कि इनका पावर क्या है, वो दूधू को नौकरी करेगा, एक अपन करिए लेगा और रात में 4 घंटा लैपटॉप लेके वर्क फ्रॉम होम कोनो काम करना है, काम करा सकता है। यहाँ पर आपको बिलीव नहीं होगा, अमेरिका में आप कहीं भी फोन लगाइए, वो फोन इंडिया में आता है। कस्टमर केयर को फोन लगाइएगा ना, हमारा मोबाइल खराब हो गया रे, अमेरिका में बोलेगा, वो सीबीएसई बोर्ड में बोलेगा माई मोबाइल इज नॉट वर्किंग, तो इधर बोलेगा हाउ कैन आई हेल्प यू। सारा फोन कहाँ उठता है? इंडिया। इस तरह से कब्जा किया जा रहा है भारत में, लेकिन यूथ को उतना हम लोग ना ट्रेंड नहीं कर पा रहे, जिस वजह से हम लोग की इकोनॉमी भी क्या हो रही, गिर रही। और ये लोग क्या कर रखे हैं, यूरोप वाले अपना पूरा बॉर्डर खोल रखे हैं, कहीं भी जाके आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और इन लोगों की एक कॉमन मुद्रा है, क्या नाम है? यूरो। यूरो कितने देशों ने अपनाया? 19 देश। कितने देशों ने? 19। यूरोपीय यूनियन याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत? सर डर लग रहा है मशरूम आपके पीछे मत पड़ जाए सब। क्या बात करता है? मशरूम हमारे पीछे पड़ेगा सब? मशरूम हम लोग के पीछे पड़ेगा सब तो क्या ट्रैक्टर बैठल है सब सब मशरूम नाश कर देगा सर, नहीं समझे? जेसीबी है सब, सब कूल मशरूम रगड़ के रख देगा सर हम लोग। अरे बाबू देखो बात समझिए, ये बात हकीकत है कि मशरूम हम लोग के पीछे पड़े रहता है सब, लेकिन वो सब को लगता है ना कि इसको तनी सा कुछ करेंगे, हमको सीधे कहते हैं कि देखिए आप हमको ध्यान से बोलिएगा, क्योंकि जहां ताम जहां बोलेंगे हमारे लिए सब कुछ आता है। पहले विद्यार्थी, देश और देश को आगे बढ़ाने वाला युवा, इसके बाद कुछ आते हैं। आप मशरूम रहिए चाहे कुछ रहिए, आपके आप भाई देश को जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि आपसी कोई खास समझौता ही नहीं, कोई समझौता नहीं। अब देखिए जरा सोचिए कितना खतरनाक भारत की स्थिति है। ये यूरोप के देशों ने अपने 28 देशों में समझौता कर लिया। तुम हमारे यहाँ आके सीख लो, हमारे यहाँ किसी लड़का कहीं एडमिशन करा लेता है, पता चलता है कि जब फ्रांस में रहता है और उधर स्पेन में पढ़ के आया स्कूल। इस तरह से इन लोगों में इतना ज्यादा डेवलपमेंट है। और भारत में देखिए पटना से कितना दूर है ये इंदौर मध्य प्रदेश का, एक को यहाँ का नगर निगम का अधिकारी गया है सीखने के लिए, एक को ना गया है सीखने के लिए, और सब चौपट करके रखा है यहाँ पर। कहीं जाके कचड़ा दे सीख तो सकते थे। सोच रहे तुम अपने देश में पहले करो, बाद में एशिया में जाना अपने देश में तो हो ही नहीं पा रहा है। कभी हो पा रहा है जी? हमारे यहाँ कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पर, तो दुनिया को जाएंगे लोग यहाँ पर। यूरोपीय यूनियन में किसी को दिक्कत तो बताया जाए। यूरोपीय यूनियन की स्थापना 1993। यूरोपीय यूनियन में कितने देश? कौन अलग हुआ था? ब्रिटेन। यूरो मुद्रा कितने देशों की? कितने देशों की? 19 देशों की। समझ आ गए? यूरो मुद्रा, यूरो काफी महंगा है, डॉलर से महंगा है। अभी करंट रेट देखेंगे एक यूरो का तो 90-93 के आस, हाँ वही 90 के ऊपर रहता है। और डॉलर कितना रहता है? 76। तो वो एक डॉलर अगर देखेंगे तो ये 75-76 के आसपास ये ऑन एन एवरेज रहता है। और अगर एक यूरो की बात करेंगे, एक यूरो की बात करेंगे तो ये 90 से 95 के आसपास रहता है, 90-95 रुपए के आसपास रहता है। सोचिए कितना डेवलप है सभी सब। किसी को कोई दिक्कत? यूरोपीय यूनियन समझ में आ गया? यूरोपीय यूनियन के बाद आसियान, देखो ये तो और है आसियान, कोनो काम का संगठन नहीं है ये आसियान। आसियान की स्थापना 1967 1960। कितने देश आसियान में? आसियान में कितने देश? 10 देश आते हैं। आइए 10 देश, कितने देश? इन 10 देशों में कोई खास आपसी समझौता या समन्वय नहीं है, सब अपने दिमाग से चलेगा सब। आपको नक्शा के क्लास में ये याद करा दिए थे 10 देश का नाम, कौन कौन? म्यांमार, श्रीलंका, सॉरी मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सार्क
बोलिए, आसियान बोले, हम सार्क बोल दिए, हम सार्क बता रहे थे, हम आसियान बोल दिए गलती से। सार्क पहले सार्क देख लेते हैं, फिर इधर चलेंगे। सार्क में कितने देश? 10, 8 देश। कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 क्या है? सार्क। आसियान हम गलती से बोल दिए। पहले क्या करना हम लोग को? सार्क। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यह एक ऐसा संगठन है जो सबसे पीछे रह गया। इन देशों का है ये सार्क, और यहाँ पर इन देशों का है आसियान। क्या है? आसियान। आसियान तो काफी डेवलप हो गया है। आसियान बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। आसियान, सार्क उतना तेजी से डेवलप नहीं कर रहा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। सार्क का मुख्यालय, सार्क का गठन 1985, 1985। आसियान का 1960। समझा गया? सार्क में कितने देश? 8, आसियान में 10। आसियान डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा? और सार्क उतना डेवलप नहीं होता। सार्क उतना डेवलप नहीं होता। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, आसियान का मुख्यालय जकार्ता। आसियान का मुख्यालय, आसियान में कितने देश? 10। सार्क में कितने देश? सार्क आसियान डेवलप हो जाता है क्योंकि कई रीजन, इसमें कई सारे, जितने देश ज्यादातर मिलेंगे समुद्र के किनारे हैं, और वो डेवलपिंग की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये लोग ना वर्ल्ड वाइड बिजनेस को काफी टक्कर देते हैं। और अगर सार्क में देखेंगे तो अजीब टाइप का माहौल मिलेगा। मालदीव टूरिस्ट के लिए बहुत बेहतरीन है। श्रीलंका देखिए रहे, चौपट हो ही गया श्रीलंका। भारत को तो खैर इस पूरे सार्क में सबसे डोमिनेट कौन करता है? भारत। अब नेपाल और पाकिस्तान कहते हैं कि तुम डोमिनेट क्यों कर रहे हो, अपनी सत्ता क्यों दिखा रहे हो? तो भैया तुम ही डोमिनेट कर दो, तुम ही कर दो डोमिनेट। अपने खाने को है नहीं ससुरा तू नहीं, और दूसरा कोई खिया रहा है तो तुम्हारा दिक्कत हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए पाकिस्तान, हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम ही से टूट के इतना ये गिर कैसे गया। पाकिस्तान को आप जो देख रहे हैं ना, इसकी सबसे बड़ी गलती हुई थी 1947 में जब ये आजाद हुआ, तो इसे तुरंत सरकार बनते तुरंत संविधान बनाना चाहिए। इसे संविधान बनते बनते 10 साल लग गया, 1957 आ गया। कोई देश भी जस्ट आजाद हुआ हो, अब बिना संविधान के 10 साल जी जाएगा, क्या हाल होगा सोच सकते हैं। इसकी बुनियाद में ही खराबी होगी। जैसे संविधान अभी बन ही रहा था, आप खुद सोचिए हमारे संविधान को आप 1 साल के लिए हटाइए, देखिए नेतवा कैसे रद्द कर देगा सब। आरबीआई अपने नाम लिखवा लेगा सब लिखवा लेगा सर रजिस्ट्री करा के, आरबीआई हमारो गिलो। कोनो कहेगा उठेगा एसबीआई हमके दे दो, कोई पीएनबी हमरा दे दो रे। यहाँ पे कुल नेतवा दौड़ जाएगा, सब जितना मशरूम है सब दौड़ जाएगा सर। कोनो कहेगा संसद हम रख ले तो मैरिज हॉल खुलतो है में भाड़ा पे चलतो, समझ गया? राष्ट्रपति भवन कब जा लेगा? सोचिए 1 साल। आप अभी हम लोग इतने सभ्य हो चुके हैं, आजादी का 75 साल हो चुका है, इतने सभ्य हो चुके हैं, हम लोग 5G के जमाने में आ गए। 1 साल के लिए संविधान हटाइए ना, रद्द करके रख दिया सभी मशरूम सबको, तो देखिएगा रद्द कर देगा। सोचिए जब ना 5G था, ना मोबाइल था, ना उतना लोग सभ्य था 1947 में, और उस समय वह देश बिना संविधान के कितने दिन चला था? 10 साल। सारा रद्द कर दिया। वहां 2 लोगों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया, एक सेना ने, दूसरा धार्मिक ने। दो धार्मिक लोगों ने, धार्मिक लोग जब ज्यादा आएंगे ना, तो ज्यादा यही आपको चौपट कर देगा। आपके बातों से, आपके पहनावे से, आपके रहन सहन से, आपके घर द्वार से कभी आपका धर्म नहीं झलकना चाहिए। झलक गया तो दिक्कत होता है आपको। आप पहनिए जो इस टाइप का पहनना, ये वो धार्मिक लोग जो पूरी तरह, कोई साधु संत, आगे बढ़े सर जी। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मराठी पीपल्स। महाराष्ट्र से बहुत बढ़िया है भाई, महाराष्ट्र से शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। धूल चटा दिए थे कि नहीं चटा दिए? गुलामी के टाइम पे भी चटा दिए थे धूल इनसे। लेकिन आज का सोचा, उससे खतरनाक मशरूमुआ लूट रहा है सब। जितना अंग्रेज ने लूटा सब, उतना ई लूट रहा है सब मशरूमुआ सब। तो
सार्क देश की समस्या देख रहे हैं कि नहीं सर? श्रीलंका वाले को लगता है कि यही होशियार है। इतना बड़ा चोट्टा था ये महिंद्रा राजपक्षे कि जब ये भारत से आया कि हमरा हम्बन टोटा बंदरगाह बना दीजिए, तो भारत ने कहा कि देखिए आपके इस बंदरगाह पर उतने जहाजें नहीं जाएंगे, आपका पोर्ट ऑफ कॉल नहीं हो पाएगा। वो समझाते रह गए कि हमारा पोर्ट ऑफ कॉल बना देंगे। आप चलिए, अब पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है कि ऐसा बंदरगाह जहां कोई भी जहाजें सामान लोड करने या अनलोड करने के लिए नहीं रुकती है, बल्कि मेंटेनेंस के लिए, खाना भरने के लिए, सफाई के लिए, डीजल के लिए, ईंधन के लिए रुकती है। उसे क्या कहा जाता है? पोर्ट ऑफ कॉल। काफी ज्यादा कमाई होती है। अब आप ही समझिए ना, आपका चौराहा पे कोई पेट्रोल एगो जमीन हो गया 2 बीघा, अब वहां एक जगह ढाबा खोल दिए, रेस्टोरेंट खोल दिए, कोल्ड ड्रिंक का खोल दिए, पेट्रोल पंप खोल दिए, हवा भरने वाला मशीन लगा दिए, सर्विस सेंटर खोल दिए, बैठने के लिए आराम करने के लिए खोल दिए, उधर टॉयलेट वॉशरूम बना दिए, हाईवे एकदम चालू है। आप गरीब हो पाएंगे? मार पूरा लाइट लगा दिए, दूरे से दिख रहा है, आया कोनो हाईवे वाला लगा दिया, चलिए आइए आइए, चलो तनी हाथ पर सीधा कर दो, बड़ी चले लो गाड़ी, लाओ खाना लाओ, लगाएगा खाना, फ्यूल भरेगा, रेस्ट करेगा, कमाई हो जाएगी कि नहीं होगा? तो श्रीलंका कह रहा है कि हमको पोर्ट ऑफ कॉल चाहिए। भारत ने कहा ना हो तो काहे नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ सिंगापुर पोर्ट ऑफ कॉल है, यहाँ से लोग भर के ही निकलते हैं बड़ी बड़ी पानी वाली जहाज में, सीधे निकलते हैं कहाँ पे? यूएई में। तो बीचवा में तोरा पास क्या लिए रुकेगा? कहा कि ना हो तो नहीं माना, तो ये गया यूरोप के पास, बना दीजिए, तो भी मना कर दिया, तो गया श्रीलंका के पास, चाइना के पास। किसके पास? चाइना का ठीक है बना देते हैं। चाइना को पता था, औकात से ज्यादा दे दिया कर्जा, और कर्जा से लिया ब्याज, अब ये पूरी तरह हो गए हैं बर्बाद। जा सोचा तूने, एकदम अच्छा हुआ है। ये भी जेलेंस्की का भाई, ये समझिए, महिंद्रा राजपक्षे, ये तो पूरा खानदानी चोर है सब। आज इस पे को वीडियो बना दे, चलो आज इस सचुआन सबको बनाइए देते हैं, किस तरह से खानदान दर खानदान मिलके क्या खानदानी चोर टाइटल रहेगा, खानदानी चोर ने डुबाया श्रीलंका। अब बोलने में कुछ नहीं जाता है, कई को हमको कहता है सर इस तरह से नहीं ना बोलना चाहिए, हमरा कोई चीज सिखा रहा है, कोनो हम सरकारी पद पर बैठल है, तुम बोलेगा नहीं और हमें बोलना नहीं चाहिए, तो फिर बोलेगा कौन? अरे खुशी को तो बोलने दो। तो बताइए श्रीलंका चौपट हो गया कि नहीं? सार्क कभी आगे नहीं जाएगा। श्रीलंका को लगता है कि भारत हमें क्यों दबा रहा है। इन दोनों के बीच तमिलों को लेकर समस्या है, क्योंकि यहाँ से तमिल बहुत सारे लोग वहां रहते हैं और श्रीलंका वाले तमिलों को मार डालते हैं। सब बहुत सारे लोगों को मारा था, सब 4 लाख लोगों को मारा था, सभी तमिल के 4 लाख लोगों को मारा था। LTTE लिट्टे से मारा था, पूरा रद्द कर दिया था। तो यहाँ पे डिस्प्यूट है, पाकिस्तान और इंडिया में देख ही रहे, इन चोटों का कुछ कहना ही नहीं है, शांति करा रहा था मार में। यहाँ पर नेपाल वाला को कुछ कहना ही नहीं है, यहाँ पे ये भी जाएगा। श्रीलंका के बाद अगला नंबर नेपाल का है। अगला नंबर किसका है? नेपाल का है, और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होंगे KP शर्मा ओली। यहाँ पे भूटान से तो कोई, भूटान के लोग ना काफी ज्यादा मतलब कंजर्वेटिव विचारधारा के, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ का हवा शुद्ध है, पानी शुद्ध है, खाने को मिल रहा है, प्राकृतिक है, खेती करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, मार धार के लिए हमारा भारत देख लेता है। उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? भारत। हमारा कोई टेंशन है ना है, शांति से जी रहा है, खुशहाली के इंडेक्स में इतना आगे है भूटान। और इसी ने GDP के जगह पर कहा था कि भाई खुशहाली का भी एक क्या होना चाहिए, मापदंड होना चाहिए। पैसा तो GDP से नापते हैं, खुशहाली भी नापिए। तो भारत ने कहा कि दूर सच नहीं, हमारा कौन चीज में पीस रहा, हम खुशहाली नापेंगे तो हर गली में तो एगो दर्द कहानी सुनने को मिल जाएगा। हमारे यहाँ कोई ऐसा गली नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि ये गली ठीक ठाक मतलब हो गया। यहाँ पर समस्या भारत में गरीबी नहीं है, समस्या ये है कि गरीबी और अमीरी में इतना फर्क है कि अमीर लोग इतने आगे आ गए हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है गरीबी मतलब होता क्या। वो इतने आगे जा चुके हैं कि उनको 2-4 लाख रुपया लगता है। यार 2-4 लाख रुपए भी नहीं होंगे इनके पास। एक आदमी के पास बैठे तो उनको कहते सर इतना गरीबी है, बताइए घर नहीं बना पा रहा। तो घर बनाने में क्या जाता है खान साहब, 2-4 लाख में तो अच्छे बन जाते होंगे। हम कहे वाह, यहाँ पे इतने आगे निकल गए ना कि आपको उनका दुख दर्द समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे ऐसा कर रहा है 2-4 लाख में क्या रखा है। अरे भाई यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट में कभी 25,000 से ज्यादा रुपया नहीं रहा, वो क्या कर पाएगा तुम उसको। तो कई सारी समस्या है। तो क्या सार्क सक्सेस है? सार्क सक्सेस नहीं, आसियान सक्सेस है। आसियान में बहुत जबरदस्त सक्सेस है। म्यांमार बस एक
इसमें चौपट है। वरना थाईलैंड, पर्यटक के लिए थाईलैंड एकदम आगे, इंडस्ट्रियज के लिए वियतनाम आगे, इसमें चौपट हो जाएगा लाओस, टूरिस्ट के लिए कंबोडिया, मलेशिया और सिंगापुर का पूछना ही नहीं। मलेशिया बस गड़बड़ाएगा, थोड़ा सा धर्म को लेके बड़ी आगे बढ़ रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। भारत को नसीहत दे रहा था, इंटरनेशनल लेवल पे भारत को नसीहत नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर 80% ना, यहाँ पर पाम ऑयल आता था। क्या आता था? पाम ऑयल, जैतून का तेल वगैरह, पाम ऑयल यहाँ पे भारत में आता था। भारत सरकार ने पाम खरीदना ही बंद कर दिया, अकल ठिकाने आ गया। क्या जरूरत है तुमको देश में धर्म को घुसाने की? आप यूएई देखो, कंप्लीटली मुस्लिम कंट्री, कभी धर्म चिल्लाया है? कितना आगे, बहुत आगे। सऊदी अरब को देखो, कभी चिल्लाया है? नहीं। वहां जाके पाकिस्तान चिल्लाइयो करता है तो धोप देता है। तू वहां लाहौर में बैठ के चिल्लाइयो, वैसे शांति से बैठिए। आप आया है, आप शांति से, तुम चंदा मांग के जो चलिए भाग, भगा देता है सऊदी अरब में। कहता है यार आप तो इज्जत नहीं देते हमको। क्या इज्जत करने के भाई, देखो धर्म अपने जगह पे है, नीतियां अपने जगह पे है, सबको अलग रहना चाहिए। ये आसियान समझ में आ गया। ये कौन हो गया? सार्क। अगला संगठन इब्सा। इब्सा ना, इब्सा डेवलप करके क्या बन गया? सार्क, ब्रिक्स बन गया। इब्सा है, इब्सा, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इसे क्या कहा जाता है? इब्सा। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, क्या हो गया? इब्सा। इसमें हो गया इंडिया, ये हो गया ब्राजील, और ये हो गया साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राजील, साउथ, इनका अपना संगठन क्या कहलाता है? इब्सा। क्या कहलाता है? इब्सा। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, क्या कहलाता है? इब्सा। इन देशों के पास सबसे ज्यादा मेन पावर है, प्रोडक्शन क्षमता है, सब कुछ है, लेकिन इन देशों के पास एक ही चीज नहीं है। क्या चीज? हाँ देखिए, बीटो नहीं है, वेरी गुड, बीटो पावर नहीं है। और कुछ खोजिए। सैन्य शक्ति उतना तगड़ा नहीं है। हम लोग आज भी आयात पर निर्भर करते हैं। अपाची हेलीकॉप्टर अमेरिका से, चिनूक अमेरिका से, C-17 हरकुलियस अमेरिका से, राफेल फ्रांस से, सुखोई रूस से, जगुआर ब्रिटेन से, मिराज जहाज फ्रांस से, राफेल फ्रांस से, S-400 रूस से। तो हम लोग आज भी अपने पे डिपेंडेंट तो है नहीं। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया, कहा कि थोड़ा और बड़ा संगठन बनाते हैं ताकि हम लोग ना ये वेस्टर्न कंट्री को चैलेंज कर सके, क्योंकि यूरोपीय यूनियन, नाटो, इनको छोड़िएगा ना तो ये बहुत खतरनाक है। सब आपको समझ में नहीं आता है, ये प्यार से निपटाते हैं। आपको पता है पूर्वोत्तर राज्यों में क्रिश्चियनिटी मेन रिलीजन हो गया, और कब हिंदू धर्म वहां माइनॉरिटी में गया, कब क्रिश्चियन आगे आ गए, किसी को पता ही नहीं चला। इनका चीज काफी एकदम स्मूथली चलता है, समझा गया कि नहीं। और वही अगर देखते ना, एक तो अगर कोई हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट होता, या कोई एक मुस्लिम हिंदू में कन्वर्ट होता, तो नेशनल न्यूज बन जाता। ये पूरा का पूरा स्टेट कन्वर्ट कर दिए, तो पता नहीं चला। 93% मिजोरम में क्रिश्चियन हो गए, पता चला। यहाँ एक दो होगा ना तो नेशनल न्यूज बन जाएगा, क्योंकि ये लोग दूर तक नहीं सोचता, एकदम स्मूथली। तो हम इंडिया ने सोचा कि भाई ये सब जो है ना बड़ा बुरा कब्जा करता है। सब पैसा है तो पैसा देता है, इसमें आपको क्या दिक्कत है? मतलब एक बात कर रहे हैं, पैसा देता है, इससे ये सिद्ध होता है कि उनके पास पैसे हैं, समझ रही है। वरना अगर दिक्कत है तो उससे ज्यादा देके देख लीजिए, वापस आ जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि नहीं कोई पैसे से कन्वर्ट हुआ है तो पैसा ज्यादा दीजिए, वापस आ सकता है। उनके पास है इतना तो वो देते हैं। अब पैसा ऐसे पेड़ पे नहीं फलता, मेहनत की है, कमाए हैं। क्रिश्चियंस को आप कुछ भी बोल दीजिए, देश की प्राइमरी एजुकेशन उन्हीं के कंधे पे है। जितना बढ़िया स्कूल देखिएगा, नर्सरी से लेके मैट्रिक, सब उन्हीं के। और कभी किसी से लड़ाई झगड़ा में भी नहीं भाग लेते हैं, शांति से अपना आते हैं, क्रिसमस गुड फ्राइडे त्योहार मनाएंगे, चल देंगे वहां पे। उन लोग का भी तो यूरोपीय यूनियन के प्रभाव को देखते हुए इतना प्रभाव इनका क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इसको रोकने के लिए एक और संगठन बनाया, जिसमें ब्राजील को शामिल किया गया, रसिया को भी शामिल किया गया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। क्या बन गया? ब्रिक्स। क्या बन गया? ब्रिक्स। क्या बन गया? ब्रिक्स। किसी को कोई दिक्कत? ब्रिक्स। बताइए, इब्सा मजबूत है या ब्रिक्स? अब एक तरह से देखिए तो इब्सा तो ब्रिक्स में ही आ गया, क्योंकि इंडिया तो इसमें है ही है, ब्राजील इसमें भी है। यहाँ साउथ अफ्रीका के लिए 2 वर्ड यूज होता था, यहाँ साउथ अफ्रीका, यहाँ पर केवल ऐसे क्या हो गया साउथ अफ्रीका। तो अब इब्सा उतना जरूरी नहीं है। तो रूस, चाइना ने कहा कि अब तो इब्सा की जरूरत नहीं है, इसे हटा ही देते हैं, इब्सा तो ब्रिक्स में आ ही गया। भारत ने कहा नहीं, इब्सा भी रहेगा, ब्रिक्स भी रहेगा। रीजन क्या है कि हम लोग
जब यूरोप को टक्कर देना होगा तो किसके थ्रू? ब्रिक्स। और जब चाइना को टक्कर देना होगा नहीं समझा गया? तो ये कूटनीति बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रिक्स नाटो का टक्कर नहीं देगा। नाटो एक सैन्य संगठन और ब्रिक्स एक आर्थिक संगठन है। आप लड़ तभी सकते हैं जब आपके पास पैसा होगा। आप देखिएगा गुंडे बदमाश जो भी देखिएगा उनके पास पैसा जरूर होता है, तो पैसा का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे चाइना के पास कौन सा सैन्य क्षमता थी? पैसा है यहाँ पर। अभी भारत के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा। बोइंग कंपनी में जो बना रहा है F-22 हेलीकॉप्टर चिनूक, उससे पूछिए कितना सैलरी है तो कहेगा 20 लाख तक। आओ 50 लाख देंगे, चल आएगा तुरंत। पैसा तो रहना चाहिए। यहाँ राष्ट्रपति के 5 लाख मिलता है, नहीं समझे? तो कहां से दे सकते हैं आगे? तो इब्सा कराना जरूरी है कि नहीं? क्या इब्सा को ब्रिक्स में डिसॉल्व करना चाहिए? कर दिए तो किसे फायदा होगा? किसे? अच्छा, रसिया भी तो चाहेगा कि इब्सा किस में डिसॉल्व हो जाए? ब्रिक्स में। लेकिन रसिया नहीं चाहता है, क्योंकि रसिया को पता है कि चाइना को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि चाइना जिस दिन बेलगाम होगा रसिया को भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए भारत को कहता है कि मोदी जी एक जिंदा रखियो। यहाँ पे मनमोहन सिंह भी थे उस समय। पुतिन बहुत पुराना है, बहुत पुरान चावल है ये। पुरान चावल जितना पुरान होता है ना बहुत महंगा बिकता है। इब्सा समझ में आ गया? इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील वगैरह का। और ये हो गया ब्रिक्स। ब्रिक्स देश काफी तेजी से डेवलप कर रहे हैं और इन लोगों ने वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है दूसरे को लोन देता है विकासात्मक कार्यों के लिए। जैसे बिहार में एक नया शहर बसाना होगा, टाउनशिप बसाना होगा, तो लोन कौन दे सकता है? वर्ल्ड बैंक। महिलाओं को शिक्षा के लिए वर्ल्ड बैंक, नहर बिछाने के लिए वर्ल्ड बैंक, जितना अच्छे कामों के लिए लोन दे सकता है वर्ल्ड। एकदम मर गए हैं, वेंटिलेटर लेके आएगा IMF। कौन लाएगा? IMF। जिस तरह कोई ऑक्सीजन पे जिंदा है तो क्या समझिएगा नॉर्मल बीमारी होगा, जाने वाला है वो। तो IMF अगर किसी को लोन देने आ रहा है तो समझिएगा जा गई लो। आप अभी IMF देने के लिए कह रहा है किसको? श्रीलंका, साइप्रस को दिया था। श्रीलंका IMF जिसको जिसको लोन देने आता है ना उनको बर्बाद कर देता है। यहाँ पर समझिए कि IMF जब आता है ना तो इसका पहला शर्त होता है कि आपका वित्त मंत्रालय हमारे हाथ में कंट्रोल में रहेगा। सोचिए, अगर कोई आपको लोन दे और ये कहे कि आपकी घर का बागडोर हम संभालेंगे गिरवी रख लेता है ये, तो इतना खतरनाक होता है। श्रीलंका, जैसे श्रीलंका को दिया ना, कह रहा है कि आपका हम संभालेंगे। चाइना मना कर रहा है कि अगर तुम IMF की बात माना तो हम चढ़ के तुम्हारे ऊपर से लोन ले लेंगे। काहे? क्योंकि जैसे IMF आएगा सीधा चाइना को बाहर कर देगा। क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक में किसका दबदबा है? अमेरिका, मतलब यूरोपीय यूनियन। और किसका दबदबा है? अंग्रेजों का। अगर अमेरिका नहीं चाहेगा ना तो IMF लोन नहीं देगा। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन नहीं चाहेंगे ना तो वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास जो शुरुआती पूंजी थी वो इन्हीं देशों ने क्या किया था? दिया था। तो इन लोगों का बहुत दबदबा था। आप देखेंगे कि अमेरिका कुछ भी कहेगा तो कोई दुनिया का छोटका देश जिसको अमेरिका से लड़ाई नहीं हो है, अमेरिका से टांग नहीं लड़ाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब कोई देश, जैसे मान के चलिए बांग्लादेश है, वो अमेरिका के पक्ष में ही वोट देगा, जबकि बांग्लादेश को कोई मतलब नहीं है अमेरिका से। इसलिए क्योंकि जब बांग्लादेश लोन लेने जाएगा, कहेगा कि हमको बिजली घर चाहिए बनाना है, 4000 करोड़ लोन चाहिए, तो IMF देगा कि वर्ल्ड बैंक? और वर्ल्ड बैंक में अकेले 37% पैसा किसका है? अमेरिका। तुरंत कह देगा कि नहीं, हम पक्ष में नहीं है। तो 37% वोट गया खिलाफ में। कितना गया? 37%। कम से कम 50% होना चाहिए। और उधर से ब्रिटेन, अमेरिका, जापान 14% दिया है, कह देगा कि हम खिलाफ है। कितना हो गया? 51%। हो गया, काम खत्म। अमेरिका जो बोलेगा वही जापान बोलेगा, क्योंकि जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें। जहां जापान कुड़बुड़ कुड़बुड़ करेगा अमेरिका हट जाएगा और चाइना घोट जाएगा उसको तो देखिए पूरे दुनिया को अमेरिका मकड़जाल बना के रखा। आपको लगेगा ये जापान को मना लेंगे, जापान कभी भी वही भाषा बोलेगा जो अमेरिका बोलेगा। और आप बताइए, अमेरिका जापान की जो सुरक्षा करता है, इसमें जापान को तो फायदा है, लेकिन ज्यादा फायदा यहीं से वो किसको देख सकता है? और यहीं से किसे देख सकता है? और यहीं से किसे देख सकता है? उत्तरी कोरिया को। किसे देख सकता है? तीनों को देख सकता है। इसीलिए इनका, अमेरिका वालों का सबसे अच्छा उपाय जानता है उत्तरी कोरिया। कहता है कि तुम्हारे यहाँ तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, बहुत अमीर है, बहुत पैसा वाला है, लेकिन हई सबको तबाह कर देंगे कहता है कि सबसे पहले हम जापान को मारेंगे। तो जापान कहता है हमको क्या मारेगा? कहता है कि तुम अमेरिका का दोस्त है किंग जोंग कहता हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं, पहले तो हम जापान को मारेंगे और ना तो फिर दक्षिणी कोरिया को मारेंगे। कहा हमको क्या मारेगा? कहा तुम भी अमेरिका का दोस्त है, तुम अमेरिका को भगाओ, हम तुमको नहीं मारेंगे।
अब ये सब दुविधा में कि अगर अमेरिका को भगा दिया तो बेलगाम घोड़ा की तरह मारेगा नहीं भगाया तो धमकी दे रहा है, और अगर उत्तरी कोरिया भड़का तो बम मार देगा, कहीं कहीं चला दे, मार परमाणु बम जा तो नहीं कहीं पे। और उत्तरी कोरिया को बचा के रखता है चाइना, कह शाबाश बेटा शाबाश, वाह। और रूस भी कहता है 1 नंबर मोटका किंग जोंग। तो इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल रिलेशन का सबसे बड़ा गुनाह जानते हैं क्या है? बेगुनाह होना ही सबसे बड़ा गुनाह है इंटरनेशनल रिलेशन में। आपको गुनहगार बनना पड़ेगा, समझ में आ गया कि नहीं? सांपों के बीच में सबसे जहरीला सांप ही जिंदा रह सकता है, या तो सबसे जहरीला बनिए या तो फिर नेवला बनिए, समझ में आ गया कि नहीं? तो भारत की संस्कृति तो सांप हो नहीं सकती है, तो भारत बन गया है नेवला। अब अमेरिका धमकाता है किसको? भारत को। तो भारत के प्रधानमंत्री उठ के चल जाते हैं कहां? रूस, पुतिन के पास। क्या हाल है? एक दूगो नाश्ता करते फोटो आएगा तो अमेरिका शांत हो जाएगा। अब ब्रिटेन कहता है कि हमसे हथियार नहीं, हमारी बात नहीं मानोगे, हम तुम्हें कोई हथियार नहीं देंगे। तो मोदी जी चल जाते हैं राफेल का समझौता करने फ्रांस के पास। अभी ब्रिटेन में अलग हुआ है किससे? यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन का तगड़ा झटका देता है फ्रांस और जर्मनी। तो भारत दोनों से क्या करता है? रिलेशन रखता है एकदम बढ़िया से। यहाँ पर तालिबान वाला भारत को मार रहा था सब, तो भारत ने यहाँ से गेहूं भेज दिया कहां पर? तालिबान में। और ट्रक का ट्रक भेजा है, 2000 ट्रक गेहूं भेजा, ट्रक कई टन गेहूं भेज दिया। पाकिस्तान का आगे देखिए, गेहूं भेज देंगे लेकिन हमरे ट्रक पे रहेगा। तो मोदी जी कहेंगे तू हमारा प्रचार सिखाता है। मोदी जी कहे पाकिस्तान तुम प्रचार करना हमको सिखा रहे हो, हाँ हमको सिखाता है तुम। यहाँ पे मीडिया वालों को हम सिखाते हैं कि बाबू ऐसे प्रचार कर, तू हमरा सिखा रहा है। मोदी जी कहे कि देख, अगर ट्रक तुम यहाँ जाएगा खाली करके तुम्हारे ट्रक पे जाएगा, तुम्हारे ट्रक के नंबर पे लिखा रहेगा पाकिस्तान, झंडा रहेगा पाकिस्तान का, और उतरेगा तो वहां के लोग, अफगानिस्तान के लोग आज यो 5G चलाना नहीं जानते, उनको लगेगा पाकिस्तान ने मदद किया। हम जब भी ट्रक जाएगा तो गेहूं मेरा, ट्रक मेरा, ड्राइवर मेरा, झंडा भारत मां का रहना चाहिए। तो पाकिस्तान ने कहा तब तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो भारत ने IMF को कहा लोन मांग रहा है ये मत दीजिएगा। IMF ने कहा कि लोन देने में 6 महीना लगेगा। इमरान खान कहा 6 महीना में मर जीतो हम। कहा कि ट्रकवा जाए दियो। इमरान खान कहा कि सबको फंसा के रख ले, जाइए ट्रक लेके जाइए। अब मस्त ट्रक पे भारत का तिरंगा झंडा लेके कहां पहुंचा? अफगानिस्तान। वहां के भूखे लोग ट्रक पे से गेहूं उतार अपने अपने घरे लेके भागा सब। एक को देखिए, तालिबान को कितनों पाकिस्तान कुछ भी कर दे, वो एक शब्द भारत के खिलाफ नहीं बोलेगा। अभी बोला एयर इंडिया के जहाज को उतरने नहीं दे रहा था सब, अमेरिका कहा कि नहीं उतरने दीजिए, खतरा है आपको। तू फोन किया एयरफोर्स को कि कह रहा है खतरा है, एयरफोर्स ने कहा खतरा है तो ओकरा का चिंता है, हम है ना तुम्हारे लिए, रडार बंद कर अपना। तो जहाज ने अपना रडार बंद कर दिया और उतार दिया। नीचे उतरा तो कहा कि कैसे उतरा रे? कहा रडार बंद कर दिए तो तुम ही कह रहा था खतरा है। अब कहाँ खतरा है? यहाँ पर भारत के लोगों को लेने के लिए आए हैं यहाँ पर। अब भारत के लोगों को लेकर चला गया यहाँ पे। तालिबान ने कुछ भी किया? जाते जाते अमेरिका के 10 जवान को बम से उड़ा दिया था सब, जाते जाते। अब वहीं भारत का एयर इंडिया एकदम आराम से उतर के आया था कि नहीं आया था? यूक्रेन में किसी की जहाज नहीं जा रही थी, किसकी चली गई? भारत की। क्योंकि यूक्रेन को भी पता, यूक्रेन के लोग भारत का विरोध कर रहे थे। यूक्रेन के लोग किसका विरोध कर रहे थे? भारत का। मोदी जी बस तनी सा एक गेहूं भेजे हैं कहां पर? रूस में। ये विरोध करना छोड़ दिया। कहा कि देख हम जहरीला सांप नहीं है, नेवला है, तुम किसी भी वैरायटी का है, इलाज हमारे पास है। समझा कि नहीं आ गया? यहाँ पर नेवला सांपों का शिकार कर सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो सुअर का शिकार कैसे करे, नहीं समझा? अरे पाकिस्तान सांप नहीं ना, सुअर है। अब नेवला सांप का तो शिकार कर सकता है, सुअर का कैसे करेगा आदमी? यहाँ पर उसके लिए बांस चाहिए। अभी बताओ इंटरनेशनल रिलेशन का कौन सिलेबस है? कब किधर से पढ़ना होगा, कोई सिलेबस नहीं है यहाँ पर। बस इंटरनेशनल रिलेशन का बस एक चीज ध्यान से समझिएगा, पूरा मेन उद्देश्य इंटरनेशनल रिलेशन का यही होता है कि हमसे कोई, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, बस
पूरा रिलेशन इसी पर टिकता है कि हमसे कोई अजुराएगा तो उसके दुश्मन से हम पैसा देके उसको पहुंचवा देंगे, मर चुका है यहाँ पर ऐसे। बस पूरा इंटरनेशनल रिलेशन इसे। अमेरिका को रूस से लड़ना होता है तो खुद नहीं लड़ता है, किसी दूसरे से क्या करता है, लड़वा देता है। दोनों में सेम होता है। उत्तरी कोरिया को पूरी मदद कौन करता है, रूस और चाइना। क्यों? अमेरिका के लिए। किसके लिए? अमेरिका। लेकिन पूरी दुनिया परेशान है किससे? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से। आईएमएफ और वर्ल्ड, क्योंकि पैसा सबको चाहिए। अकेले जापान और अमेरिका हिला देता है सब, लोन मिलवे नहीं करेगा, मिलेगा? और आपको क्या लगता है जापान को खुश करके अमेरिका को छोड़ देंगे? दोनों को खुश रखना पड़ेगा। तो भारत जो है दोनों को मैनेज करके रखता है। जापान से कहता आइए आपको बुलेट ट्रेन घुमा देते हैं, यहाँ बनाइए, बुलेट ट्रेन बनाइए यहाँ पर। जापान मोदी जी जाते हैं, चाहे मनमोहन सिंह जाते हैं जापान, तो जापान में बौद्ध धर्म के लोग जाते हैं, यहाँ से बोधि वृक्ष लेके चले जाते हैं, पत्ती बोध गया कि ओरिजिनल बौद्ध मंदिर के पत्ती वगैरह वहां पे खूब इज्जत से देते हैं। वहां के लोग कहते हैं क्या बढ़िया इंसान है लोग जा रहे हैं। अब पाकिस्तानिया रहेगा तो पेड़ में कटवा देगा, चौकी बनवा देगा कटवा, और उसी पे आतंकवादिया बैठेगा सब। अरे भाई पाकिस्तान में अगर दूसरे धर्मों की इज्जत करता ना बहुत कमा सकता था। आज उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। वहां जितने गुरुद्वारे हैं और जो मंदिर है, अगर उसको प्रॉपर सिक्योरिटी दे और भारत से लोगों को जाए इस विश्वास पे कि आपको कुछ नहीं होगा, और 10-10 रुपया भी टिकट लेगा ना तो उसकी जीडीपी बढ़ जाएगी। लेकिन कौन जाएगा वहां पे? मार देगा सब, मार डालता है सब, कभी भी किसी को भी। इंटरनेशनल रिलेशन समझ आ गया? इसको कंट्रोल करना जरूरी है कि नहीं है? अब इसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिक्स देशों ने कहा कि हम ही लोग किसको कंट्रोल करेंगे? वर्ल्ड बैंक। किसे करेंगे? वर्ल्ड। इन्होंने अपना बैंक खोला, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस न्यू डेवलपमेंट बैंक में सबसे ज्यादा पैसा दिया चाइना ने। किसने पैसा दिया? चाइना। और इतना बड़का चोट्टा है चाइना, कहता है कि देखिए देखिए वर्ल्ड बैंक में क्या सिस्टम है, जो जितना परसेंट पैसा दिया है उसका वोटिंग राइट उतना परसेंट, 40% अकेले हम दिए हैं, हमरा अकेले 40% होना चाहिए। मनमोहन सिंह थे उस समय, कहे कि देखिए हम लोग इस बैंक की स्थापना इसके कमियों को सुधारने के लिए किए हैं, न कि उससे बड़ी कमी को लाने के लिए किया है। आप कितना पैसा दीजिए, लेकिन जो वैल्यू रहेगा वोट का सबका बराबर। चाइना परेशान हो गया, कहा ये कैसे होगा? तो साउथ अफ्रीका को मनमोहन सिंह कहे कि तोरे पास कम पैसा है, ब्राजील को कहा तोरे पास कम पैसा है, और इनको कहा तुम्हारे पास भी कम पैसा है, सब लोग एकवट हो जाएंगे। 5 को में 4 जन कहेंगे ना वोटिंग राइट से, तो क्या करेगा? जिंगपिंग चिंगपिंग। तो बाद में समझौता हुआ, ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा किसने दिया? चाइना। और उसका वोटिंग राइट कितना है चाइना का? 1। अब भारत का भी 1, रूस का भी, ब्राजील का भी, अफ्रीका का भी। 5 में से अगर कि इस बैंक से लोन किसी देश को चाहिए तो 5 गो में से 3 गो रेडी होना चाहिए। 5 गो में से क्या को रेडी होना चाहिए? भारत रेडी तो अफ्रीका भी क्या हो जाता है? रेडी। और अफ्रीका भारत रेडी तो रूस भी क्या हो जाता है? रेडी। भारत ने उसमें पैसा लगाया और उधर में लोन लेना चालू कर दिया यहाँ पर। तो बताइए वर्ल्ड बैंक का टक्कर कौन देगा? एनडीबी। कौन देगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई। क्या पे? संघ। मुख्यालय संघ। बताइए वोटिंग राइट बराबर करके अच्छा हुआ या नहीं हुआ? हा? और अगर वहां मनमोहन सिंह थोड़ा भी ढीला पड़े रहते तब दिक्कत होता। मनमोहन सिंह काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब वर्तमान में वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं। बोलिए। भारत को तो पीओके में कुछ करना ही नहीं देना चाहिए, लेकिन भारत की सैन्य क्षमता या फिर अर्थव्यवस्था उस हिसाब से नहीं है जो अभी हम दोनों को मतलब टक्कर दे। पीओके नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता कोई देश में। देखिए बात समझिए, देश में एक बढ़िए, देश में एक जनता भी चीज होती है, इमोशन। हमारा कितना भी अच्छा देश दोस्त है रूस, अगर जिस दिन हम लोग 1 कट्ठा जमीन रूस को हमेशा के लिए दे देंगे ना, देश की जनता विरोध कर देगी। समझना क्या कि नहीं क्या? तो ये भी तो देखना होता है कि तुम दोस्ती अपने जगह पे है, दोस्ती का मैंने कुछ घर दे दोगे, तो वो पीओके नहीं दे सकता। हाँ उसमें विकास का काम करा सकता है, उसमें सड़क वगैरह ले आ सकता है। बताइए ब्रिक्स देशों का बैंक का नाम? एनडीबी। ब्रिक्स के बैंक का नाम? एनडीबी का मुख्यालय? एनडीबी का मुख्यालय? इसमें वोटिंग राइट ज्यादा या कम? क्या है? आगे बढ़े। एडीबी तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है,
एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसमें भी अमेरिका उन्हीं सब देशों का क्या है? दबदबा है। इधर ही जापान ओपान का उसका दबदबा है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? एनडीबी। किसी को दिक्कत? चाइना बेचारा इसका मन दुखी हो गया, कहा कि हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल की अरमा सोने दो। कभी कभी तकलीफ होता है तो क्या करिएगा, तकलीफ झेलिए। यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सोच समझ के पाँव रखना पड़ता है। तो चाइना ने अपना एक बैंक बनवाया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। इसका मुख्यालय कहाँ रखा है? बीजिंग। कहाँ रखा है? बीजिंग। इसमें हमारी चाइना का रोल है। तो लो भैया, तुम्हारा बैंक है तो तुम जो कुछ भी करो। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो बताइए, वर्ल्ड बैंक और IMF को टक्कर देने वाले दो बैंक, एनडीबी और AIIB। एनडीबी और AIIB। एनडीबी का मुख्यालय, एनडीबी का मुख्यालय और AIIB का मुख्यालय बीजिंग। ब्रिक्स की स्थापना 2009, ब्रिक्स की स्थापना 2000, एनडीबी की स्थापना 2014, एनडीबी 2014 कहां में? 14 में। कोलकाता से पहले महाराष्ट्र में आएगा। समझे राहुल? क्या चीज? बुलेट ट्रेन की बात कर रहा है। बुलेट ट्रेन का वर्क तो चालू हो गया है। अहमदाबाद गुजरात में वर्क तेजी से है। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल कारणों से थोड़ा सा धीमा पड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के लोगों को ऐसा लगता है कि बुलेट ट्रेन आने से महाराष्ट्र के सारे व्यापारी कहाँ चले जाएंगे? गुजरात चले आएंगे। तो भैया उधर से भी तो इधर आ सकते हैं। नहीं समझे? कहां पे? ये सब पॉलिटिकल चीजें होती हैं, मशरूमों को समझाना बड़ी मुश्किल है। समझ आए कि नहीं? मशरूमन का दो चीज होता है, एगो सामने अच्छा से बात करेगा, अब पीछे में जाएगा ना तो कहेगा ये सब हमरा कौन चीज सिखा रहे हैं, विकास उकास। ये बोलिए हमरा वोट कैसे मिलेगा, लो जी सचिव देखो तुम कैसे विकास होगा, ऐसे बोलता है सब। जीतेंगे कैसे हम? हाई क्या करेंगे हम? GDP या ANNP हमरा समझाते हैं, हमरा कोनो काम का है बुझाता है? हमरा बुलाएगा सचिव को, समझो जी ये दुकान हमरा दिमाग चाट रहे हैं आप, और ये बोलता है सब। सामने आगे कहेगा सब विकास जरूरी है, रोजगार जरूरी है, गुस्सा जाता है। उसको को समझाओ तो एक दूसरे को समझाए, हम नहीं जाते उसके बाद। और जब तक खुद की बेइज्जती लगती है यार, का गोईठा से गधा को जो चरा रहे हैं। नहीं समझ? अब गधा को ले जाके आप काजू बर्फी खिलाइएगा नहीं तो कहा मत कहा। यहाँ पे एक से एक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चाणक्य को भी एक समय था जब ऐतराज था धनानंद से, विनती नहीं किया उसने, चंद्रगुप्त मौर्य खड़ा कर दिया। हमारा चंद्रगुप्त मौर्य जाएगा सब वहां पर। समझ में गया कि विनती नहीं अब रर होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या कमी है हमारे विद्यार्थियों में? कोई कमी है? थोड़ा समय लगेगा लेकिन जाएगा सब। यहाँ पे काला मशरूम जाएगा सब। कोई दिक्कत? श्याम सुंदर कोई दिक्कत? एनडीबी श्रीलंका को क्यों नहीं लोन दे रहा है? भाई हमको पता है कि ससुराल डूब रहा है, तो हमारे पास इतना पैसा धैले लेके लोन देंगे तो हम 14 में बैंके बना, अब ये डूबल कंट्री को लोन देगा तो वो हम तो डूबे सर, हम तुम्हें भी ले डूबे। स्कूटर लेके ट्रक को खींचने जाएंगे? बताइए, वो श्रीलंका को बचाना बहुत मुश्किल चीज है, बहुत हैवी पैसा चाहिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और कहा जाता है ना, बीच भंवर में नैया डोले तो माझी पार लगाए, और माझी जब नाय डुबाए उसे कौन बचाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मतलब कि जब खुद देश का आदमी देश डुबाएगा तो बाहर का आदमी कभी नहीं बचा पाएगा। छोटा मशरूम था वहां पे, उसको पता नहीं चला, उसने कहा यूरिया पोटास के जगह पे हम नेचुरल खाद का प्रयोग करेंगे। तो छोटा तुमको नेचुरल खाद का भंडार है ये पता करना चाहिए ना, नेचुरल खाद है कि नहीं है, गाय के गोबर से जो बनाया जाता है ऑर्गेनिक खाद है कि नहीं है। छोटा को पता नहीं चला था, कहा दिया यूरिया पोटास पे प्रतिबंध, कोनो दुकान देख लिए तो बुलडोजर चला देंगे। तो यूरिया पोटास बंद, और नेचुरल खाद था ही नहीं। खेती का लेवल चल गया नीचे, हो गया कोरोना, सब हो गया चौपट, आ गया भुखमरी। जब बैल उनको पता तो रहना चाहिए ना। अब उसका दिमाग नगर निगम की तरह, पटना नगर निगम में भी यही होता है, एक सड़क पे जाने के लिए 4 गो गली है ना तो चारों खोद देगा। अरे छोटा कम से कम 2 गो खोद, 2 गो बन जाएगा तो फिर दूसर का 2 गो खोदना, 4
देगा। चारों का चारों खोद देगा। अरे अल्टरनेट में खोदते जाओ, यहाँ पर दूगो इधर का खोद दो, दूगो गांधी मैदान के साइड का खोद दो, दूगो कहीं का खोद दो, फिर उसको दूगो भरो दो, तो ऐसे ना चारों खोद के साथ खोद देगा। गनीमत हो गया। हम तो बोले थे एक तो ऐसा काहे करते हैं, तो कह रहे सर गनीमत है कि अभी आप चल लेते हैं। नक्शा तो हम लोग के पास पूरा खोदने का, हम कहते दौरी कर दे, पूरा पटने पलट दे। ऐसा नहीं जानता होता है। तो यहाँ पे क्या कहिएगा आपको, आप खुद दिमाग सोचिए, इस तरह से करना चाहिए पटना में। आप देखते होंगे जिस गली में जाए लाइन से सब खोद ले सब।